सबसे पहले शोगुन के एपिसोड 1 का रिकैप। पहले एपिसोड में हमने जाना कि पोर्टुगल और स्पेन के लोग जापान में रहकर उनके साथ ट्रेड करते हैं, पर वो जापान के साथ ट्रांसपेरेंट नहीं हैं। जापान के हिसाब से यूरोप में दो ही देश हैं, पोर्टुगल और स्पेन। पोर्टुगल कैथोलिक्स ने प्रोटेस्टेंट देशों जैसे कि इंग्लैंड और हॉलैंड से अपनी प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि का राज छुपा रखा है। ये राज है जापान। इस जापान नाम के देश को ढूंढने के लिए इंग्लैंड से जॉन ब्लैकथॉर्न भटकते भटकते यहाँ पहुँच जाता है। वो जापान के जिस हिस्से में आया है उस पर लॉर्ड याबुशिगे की हुकूमत है और उसकी सेना ने जॉन को गिरफ्तार कर लिया है। जापान में राजा ताइको की मौत के बाद 5 लॉर्ड्स का एक काउंसिल यहाँ रूल कर रहा है, क्योंकि उनका वारिस अभी बच्चा है। इन 5 में से एक हैं मिनोरावा कुल के वंशज लॉर्ड योशी तोरानागा। तकरीबन 100 साल पहले तक जापान में इसी खानदान के वारिस शोगुन हुआ करते थे। जापान में तब के राजा शोगुन के इशारों पर ही अपना राजपाट चलाते थे। वैसे तो ये ट्रेडिशन 100 साल पहले खत्म हो चुका है, लेकिन योशी तोरानागा की बढ़ती ताकत से बाकी चारों रीजेंट्स बेचैन हैं और मौका रहते उनका काम तमाम करना चाहते हैं। उन पर कुछ संगीन इल्जाम लगाकर उन्हें राजमहल में अनऑफिशियली डिटेन कर लिया गया है। उन्हें उम्मीद है कि लीगल तरीके से वो तोरानागा से उनकी काउंसिल की पदवी और एज अ रिजल्ट उनका प्रोटेक्शन छीन लेंगे ताकि उन्हें मारा जा सके। काउंसिल के लिए फॉरेन रिलेशंस का जिम्मा संभालने के नाते लॉर्ड तोरानागा ने जॉन को अपनी कस्टडी में ले लिया है। अब आगे। तो इससे पहले कि मैं आपको आगे की कहानी सुनाऊं, एक जेंटल रिमाइंडर। किसी भी कहानी को डिटेल में एक्सप्लेन करना हो तो मेहनत और वक्त दोनों लगता है, और ऐसा तभी पॉसिबल हो पाएगा जब मैं फुल टाइम यूट्यूब के लिए ही काम करूं। उसके लिए आपके फुल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। शोगुन के एपिसोड 2 की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से। जापान के राजा ताइको अपने डेथ बेड पर हैं। उनकी पत्नी दायोन, उनका बेटा याशियो, उनके बेटे की माँ लेडी ओशिबा और लॉर्ड योशी तोरानागा के अलावा जापान के सारे लॉर्ड्स यहाँ मौजूद हैं। योशी तोरानागा और लॉर्ड की पत्नी दायोइन को छोड़कर बाकी सबको उस कमरे से बाहर जाने का आदेश दिया जाता है। किंग ताइको और लॉर्ड तोरानागा की बातचीत से पता चलता है कि इन दोनों के बीच अच्छा कनेक्शन था। यह भी पता चलता है कि लेडी ओशिबा, जो राजा के वारिस की माँ हैं, उसकी शादी तोरानागा से होनी तय थी, लेकिन बाद में उन्हें राजा को सौंप दिया गया। ये भी क्लियर होता है कि शोगुन का ट्रेडिशन खत्म हुए 100 साल हो चुके हैं। यहाँ राजा ताइको तोरानागा से कहते हैं, जापान की अंदरूनी लड़ाइयों को खत्म करने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन मेरी मौत के बाद फिर से सिविल वॉर शुरू हो जाएगी। गिद्ध मंडराने लगे हैं। अपने बेटे के बड़े होने तक वो तोरानागा को जापान का इकलौता रीजेंट बनने का ऑफर देते हैं ताकि तोरानागा उनके बेटे की हिफाजत करे। हालांकि तोरानागा को लगता है अगर ऐसा हुआ तो सारे दुश्मन एकजुट हो जाएंगे और पहले तोरानागा को मारेंगे और फिर राजा के बेटे को। राजा को शायद पता था कि तोरानागा इनकार करेंगे, इसीलिए उन्होंने प्लान बी बना रखा है। काउंसिल ऑफ रीजेंट्स बनाना इसी प्लान बी का नतीजा था। इस सीन में नोटिस करने के लिए और भी बहुत कुछ है। हम योशी तोरानागा और लेडी ओशिबा को 2-3 बार एक दूसरे से नजरें मिलाते हुए देखते हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं हो पाता कि इन दोनों के बीच केमिस्ट्री है या टसल। इस फ्लैशबैक के बाद शोगुन के इस एपिसोड की कहानी वहीं से रिज्यूम होती है जहां पिछले एपिसोड में खत्म हुई थी। लॉर्ड योशी तोरानागा के दरबार में जॉन ब्लैकथॉर्न को लाया जाता है। इस एपिसोड का नाम है सर्वेंट ऑफ 2 मास्टर्स। इसका क्या मतलब है ये मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगी। पिछले एपिसोड में रॉड्रिगेज ने जॉन को कहा था ओसाका पहुंचते ही वो अपने पोर्चुगीज बॉसेस यानी जेजुइट्स को जॉन की हकीकत बता देगा। जेजुइट्स बेसिकली ऐसे कैथोलिक प्रीस्ट्स का ग्रुप होता है जिनका मिशन अपने धर्म का प्रचार करना और लोगों को क्रिश्चियनिटी से जोड़ना होता है। खैर, रॉड्रिगेज यहाँ फादर डेलेक्वा और फादर मार्टिन को जॉन की डायरी दिखाते हुए बता रहा है कि ये आप लोगों के लिए खतरा बनकर आया है। ये दोनों ही जेजुइट्स हैं। फादर डेलेक्वा कहते हैं, क्यों ना ये डायरी ओसाका को सौंप दी जाए। जैसे ही उसका लुटेरा होना साबित होगा उसे सजाए मौत दे दी जाएगी। इस पर फादर मार्टिन याद दिलाते हैं, भले ही ओसाका के राजपाट में इंस्टेबिलिटी आ गई है, लेकिन फॉरेन रिलेशंस अब भी तोरानागा के पास है
और वो कुछ भी हल्के में नहीं लेते। अगर उन्होंने ये डायरी ट्रांसलेट करवा ली तो सिर्फ जॉन का सच सामने नहीं आएगा बल्कि इनकी भी पोल खुल जाएगी। पिछले एपिसोड में हमें पता चला था कि पोर्टुगीज सेटलर्स जापान के साथ ट्रेड जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा उन्हें गुमराह करके अंधेरे में रख के कर रहे हैं। उन्हें इस बात से राहत है कि जॉन को जापानीज नहीं आती, इसीलिए वो किसी से अपनी बात नहीं कह सकता। वो चाहते हैं कि जॉन मर जाए ताकि सच कभी सामने ही ना आए। फादर मार्टिन को तोरनागा ने अपने दरबार में समन किया है। बेसिकली फादर मार्टिन को काउंसिल ऑफ रीजेंट्स के लिए इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर की जिम्मेदारी मिली है, तो जब भी जरूरत होती है उन्हें ही बुलाया जाता है। तोरनागा ने फादर मार्टिन को तो बुलाया है, लेकिन वहीं लेडी मरिको को भी अपने साथ बिठा रखा है। इन दोनों को पोर्टुगीज और जापानीज आती है, तो चाह कर भी मार्टिन जॉन की बातें गलत तरह से पेश नहीं कर सकते। जॉन मार्टिन को अपना दुश्मन बताता है और मार्टिन ईमानदारी से इस बात को ट्रांसलेट करके तोरनागा को बताता है। तोरनागा पूछते हैं कि आखिर अंजन यानी जॉन मार्टिन को अपना दुश्मन क्यों मानता है। जॉन बताता है कि वो इंग्लैंड से है, जहाँ के लोग प्रोटेस्टेंट्स हैं, और पोर्टुगल से उनकी वॉर चल रही है, जहाँ के लोग कैथोलिक्स हैं। जापान में समुद्री लुटेरों के लिए मौत की सजा तय है। जब जॉन से पूछा जाता है कि क्या वो कैथोलिक्स के साथ लूट मार करने वाला पायरेट है, तो वो इनकार करता है। वो कहता है, मैं कोई लुटेरा नहीं हूँ, हमारा जहाज हॉलैंड का है, हमारे पास समुद्री रास्तों से जाकर कहीं भी ट्रेड करने की ऑफिशियल परमिशन है। उससे पूछा जाता है, अगर तुम लुटेरे नहीं हो तो तुम्हारे जहाज पर तोप और बंदूकें क्यों हैं? जॉन कहता है, वो हमारी सुरक्षा के लिए हैं। जॉन तोरनागा से कहता है कि हमारे दुश्मन पोर्टुगीज हैं, आप नहीं, लेकिन अगर आपको मैं दुश्मन लग रहा हूं तो जो भी सजा देना चाहें दे दें। वहां लॉर्ड इशिदो पहुंच जाते हैं। वो तोरनागा से कहते हैं, सर पर इम्पीचमेंट की तलवार लटक रही है, फिर भी तुम्हारी दिलचस्पी इस बारबेरियन में है। आप नोटिस करेंगे कि लगभग हर कोई यहाँ जॉन को बारबेरियन यानी अनसिविलाइज्ड या जंगली कहता है। जॉन भी पिछले एपिसोड में जापान के लोगों को बारबेरियन या अनसिविलाइज्ड कह रहा था। बेसिकली दो अलग अलग देश और कल्चर के लोग एक दूसरे को बिना जाने ही उनके बारे में गलत राय रखते हैं। खैर, एपिसोड 1 की तरह ही तोरनागा इस बार फिर से अपनी असली नीयत छुपाते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं, इस बारबेरियन में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, अगर आप चाहें तो मैं अभी इसे जेल भिजवा सकता हूँ। और जॉन को जेल में बंद कर दिया जाता है। अगले सीन में लेडी मरिको अपने बेटे के साथ हंसी मजाक करते हुए नजर आती हैं। तभी उनका पति वहां पहुंचता है। इसका नाम तोदा बुंतारो है। ये लॉर्ड तोरनागा की आर्मी का जनरल और लॉर्ड हिरोमात्सु का बेटा है। इन दोनों की शादी हुए 16 साल हो चुके हैं, लेकिन इस छोटे से सीन से ये क्लियर हो जाता है कि इन दोनों के बीच प्यार या लगाव नहीं है। जैसे ही उसे पता चलता है कि लेडी मारिको को तोरनागा ने बारबेरियन की बातों को ट्रांसलेट करने के लिए बुलाया था, वो भड़क जाता है। उसके हिसाब से लेडी मारिको की ड्यूटी बस घर तक रहनी चाहिए। इसी बीच वहां उसके पिता हिरोमात्सु पहुंचते हैं। वो कहते हैं, लॉर्ड तोरनागा ने मीटिंग रखी है। बुंतारो को लगता है ये मैसेज उसके लिए है, मगर जब उसे पता चलता है उसे नहीं बल्कि लेडी मारिको को बुलाया गया है, तो वो बस मन ही मन चिढ़कर रह जाता है। हम लॉर्ड तोरनागा के प्राइवेट क्वार्टर में पहुंचते हैं। हिरोमात्सु और लेडी मारिको के अलावा यहाँ लॉर्ड तोरनागा की पत्नी लेडी किरी और कॉन्सॉर्ट लेडी शिजू भी मौजूद हैं। वो अभी प्रेग्नेंट हैं। लॉर्ड तोरनागा दिन में हुई प्रोसीडिंग्स के बारे में लेडी मारिको से उनकी राय पूछते हैं। लेडी मारिको बताती हैं, फादर मार्टिन ने पूरी ईमानदारी से जॉन की बातों को ट्रांसलेट किया है। जॉन के बारे में मारिको की राय है कि उस पर नजर रखी जानी चाहिए। लॉर्ड हिरोमात्सु को समझ नहीं आ रहा है आखिर इन सबका तोरनागा के इम्पीचमेंट से क्या लेना देना है। तोरनागा बताते हैं, उन्होंने लेडी ओशिबा को ईडो से ओसाका आने की परमिशन दे दी है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो सबको उनकी नियत पर शक होता। जाहिर है लेडी ओशिबा के लौटते ही तोरनागा को इम्पीच कर दिया जाएगा और न सिर्फ उन्हें बल्कि उनके सभी वफादारों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मगर लॉर्ड तोरनागा को यह खबर ऑलरेडी मिल चुकी है कि इस बारबेरियन ने पोर्टुगीज की नाक में दम कर रखा है। वो लोग जल्द ही क्रिश्चियन रीजेंट्स लॉर्ड कियामा और लॉर्ड ओनो से कहने वाले हैं कि जॉन का ओसाका में होना क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है। हिरोमात्सु को समझ नहीं आ रहा है कि इन सब का कल के इम्पीचमेंट से क्या लेना देना है। मारिको समझाती हैं,
इम्पीचमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि सभी रीजेंट्स यूनानिमस होकर वोट करें, लेकिन लॉर्ड तोरनागा जॉन के बहाने लॉर्ड इशिदो और क्रिश्चियन लॉर्ड्स के बीच डिवीजन पैदा कर रहे हैं। अगले सीन में हम जॉन को देखते हैं, उसे एक जेल में रखा गया है। यहाँ एक और प्रीस्ट है, वो जॉन को देखते ही समझ जाते हैं इसे इसके धर्म की वजह से जेल में डाला गया है। ये बुजुर्ग भी जेजुइट्स मिशन के साथ ही यहाँ आए थे, लेकिन धर्म की आड़ में चल रहे धंधों ने उन्हें जेजुइट्स के खिलाफ खड़ा कर दिया और इस वजह से वो भी इस जेल में बंद हैं। जॉन उसे कहता है वो प्रिजनर नहीं बल्कि लॉर्ड तोरनागा का गेस्ट है। ये सुनते ही वो फादर कहते हैं, फिर तो तुम्हारा मरना तय है। वो बताते हैं लॉर्ड योशी तोरनागा तुम्हारी क्या ही मदद करेंगे, वो तो खुद इस राजमहल में नजरबंद हैं। काउंसिल ऑफ रीजेंट्स के बाकी सारे मेंबर्स ने उन्हें अकेला कर दिया है। इसी फादर के बहाने हमें काउंसिल ऑफ रीजेंट्स के सभी लॉर्ड्स का एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन मिलता है। लॉर्ड सुगियामा जापान की सबसे रईस समुराई फैमिली के वंशज, ओनो एक नामी वॉरियर जो लेप्रेसी की बीमारी की वजह से धर्म से जुड़ गए, उन्होंने मन की शांति के लिए क्रिश्चियनिटी को चुना। कियामा एक ऐसा आदमी जो आस्था या फेथ की वजह से नहीं बल्कि लालच और एम्बिशन की वजह से क्रिश्चियन बना है। और ये तीनों के तीनों लॉर्ड इशिदो के इशारे पर चलते हैं जो ओसाका का राज संभालता है। ये चारों किसी भी पल अपने एक वोट से तोरनागा को खत्म कर सकते हैं। वो जॉन से कहते हैं अगर तोरनागा ने तुम्हें अपना दोस्त कहा है तो तुम जापान से जिंदा वापस नहीं जाने वाले। इसी बातचीत के दौरान हमें पता चलता है चाइना और जापान के बीच रिश्ते तल्ख हैं, इसीलिए पोर्टुगीज की मदद से ही जापान का सारा ट्रेड होता है। लेकिन इस ट्रेड के बहाने बहुत से काले धंधे भी चल रहे हैं। एक बार जब किंग ताइको ने ट्रेड की इलीगल एक्टिविटीज पर काबू पाने की कोशिश की तो जेजुइट्स ने यहाँ के बहुत से लोकल लड़ाकों को पैसे देकर राजा के खिलाफ बगावत करवा दी। बगावत तो थम गई, लेकिन इस चक्कर में राजा का ध्यान उन इलीगल एक्टिविटीज से हट गया। जेजुइट्स ने बाद में उन लड़ाकों को मकाओ के अपने एक सीक्रेट बेस में भिजवा दिया। ये लड़ाके रोनिन कहलाते हैं और अब पोर्टुगीज के लिए काम करते हैं। स्टोरी के इस टाइमलाइन में यानी सन 1600 में मकाओ जापान का ही एक एक्सटेंडेड हिस्सा है, लेकिन ये आइसोलेटेड है। ये जापान की कैपिटल ओसाका से दूर है, इसीलिए सीक्रेट बेस बनाने का ये सही ठिकाना है। हमें पता चलता है एक ब्लैक शिप है जिसके जरिए सारे गलत काम किए जाते हैं। इधर ओसाका के राजमहल में तोरनागा को इम्पीच करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, मगर ऐसा हो नहीं पाएगा, ये बात तोरनागा को ऑलरेडी मालूम है। दरअसल जेजुइट्स ने क्रिश्चियन रीजेंट्स कियामा और ओनो को इस बात के लिए राजी कर लिया है कि जॉन का मरना जरूरी है। जॉन का ओसाका में होना उनके धर्म का अपमान है। ये दोनों लॉर्ड्स इशिदो से कहते हैं जब तक जॉन को मारा नहीं जाता हम इस फरमान पर अपनी मोहर नहीं लगाएंगे। तोरनागा को रास्ते से हटाने की इशिदो की ख्वाहिश इतनी आसानी से पूरी नहीं हो पाएगी। अगले सीन में हम ब्लैक शिप के कैप्टन को देखते हैं। वो स्पेनिश है। वो फादर मार्टिन से पूछता है उसकी शिप को यहाँ से जाने की परमिशन कब मिलेगी। फादर मार्टिन बताते हैं अभी परमिट पर लॉर्ड तोरनागा की मोहर लगनी बाकी है। कैप्टन कहता है मैंने तो सुना है तोरनागा की कहानी जल्द ही खत्म होने वाली है। हालांकि तोरनागा अब भी अपने पद पर बने हुए हैं, इसीलिए उनकी परमिशन के बिना कुछ नहीं होगा। फादर मार्टिन वहां से कैसल के लिए निकल जाते हैं। यहाँ उनकी मुलाकात लेडी मरिको से होती है। हमें पता चलता है लेडी मरिको को क्रिश्चियनिटी में भरोसा दिलाने वाले फादर मार्टिन ही थे। उसे पोर्टुगीज भी फादर मार्टिन ने ही सिखाई थी। फादर मार्टिन उसे आगाह करते हैं जॉन अच्छा आदमी नहीं है, मैंने उसकी डायरी पढ़ी है, उसने बहुत से बुरे काम किए हैं। अब चलते हैं याबुशिगे के घर, जो लॉर्ड तोरनागा के बुलावे पर ओसाका आया हुआ है, लेकिन उसे राजमहल में रहने की जगह नहीं मिली है, बल्कि वो महल के बाहर किसी और के घर में रुका हुआ है। लॉर्ड इशिदो याबुशिगे से मिलने आए हैं और इसी बात का ताना मारते हैं कि तोरनागा का वफादार होने के बावजूद उसे महल में नहीं रहने दिया गया। हमें पता चलता है ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं और अच्छे दोस्त हैं। इन्होंने कोरिया के खिलाफ साथ में जंग भी लड़ी थी, जिसमें इशिदो ने याबुशिगे की जान बचाई थी। इशिदो को असल में ये जानना है आखिर तोरनागा उस बारबेरियन में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं। याबुशिगे बताता है शायद इसलिए क्योंकि वो 20 तोप और 500 बंदूकों के साथ आया है, और सबसे बड़ी बात ये कि वो पोर्टुगीज से नफरत करता है।
वो बताता है तोरनागा के हिसाब से क्रिश्चियन रीजेंट्स बहुत जल्द ही हमारे दुश्मन बनने वाले हैं। तोरनागा के इम्पीच होने और मारे जाने के बाद क्रिश्चियन रीजेंट्स ऐसा कर सकते हैं। इशिदो तंज करते हुए कहता है तोरनागा तो मरेगा ही, उसके सारे एलाइज को भी मारा जाएगा जिसमें से एक तुम हो। याबुशिगे कहता है मेरी बात छोड़िए, बस ये सोचिए जब तोरनागा मरेगा तो सबसे ताकतवर आप होंगे और फिर आपको चैलेंज करेंगे कियामा और ओनो, जिनके पास क्रिश्चियन सपोर्ट पहले से होगा। इशिदो मानता है अगर उन दोनों ने वाकई में जंग शुरू की तो उसकी हार होनी पक्की है। याबुशिगे उसे आइडिया देता है अगर ये बारबेरियन आपके कब्जे में रहा और आप उसे कंट्रोल कर पाए तो आपका पलड़ा भारी पड़ सकता है। लेकिन इशिदो तो कियामा और ओनो की मांग पर ऑलरेडी जॉन की सजाए मौत पर मोहर लगा चुका है। सो वो याबुशिगे को इशारों इशारों में जॉन को जिंदा बचाने के लिए कहता है। जॉन अब ऑफिशियली लॉर्ड कियामा का प्रिजनर है। कुछ सैनिक उसे एग्जीक्यूशन वाली जगह पर ले जा रहे हैं, लेकिन अचानक इन सैनिकों पर कुछ डाकू हमला कर देते हैं और फिर उन डाकुओं को याबुशिगे और उसके लोग मार डालते हैं। हमें पता चलता है याबुशिगे ने ही इन डाकुओं को हायर किया था और काम हो जाने पर उन्हें मार डाला। जॉन ने कुछ जापानीज वर्ड सीख लिए हैं, इसीलिए वो जापानीज में याबुशिगे को थैंक यू बोलता है। याबुशिगे इस बात से इम्प्रेस्ड है मगर साथ ही उसका मजाक उड़ाता है। याबुशिगे जॉन को वापस राजमहल में लॉर्ड तोरनागा के सामने पेश करता है। तोरनागा जॉन को सही सलामत वापस लाने के लिए याबुशिगे का शुक्रिया अदा करते हैं। याबुशिगे कहता है मैं तो बस लकी था कि उधर से गुजर रहा था। इस पर तोरनागा कहते हैं तुम अक्सर सही मौके पर सही जगह मौजूद होते हो। उन्हें याबुशिगे पर शक है और उन्हें पता है कहानी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। खैर यहाँ लेडी मरिको को जॉन की बातें ट्रांसलेट करने के लिए बुलाया गया है। जॉन से अपने मुल्क, वहाँ के रूलर्स, वहाँ के ट्रेडिशन के बारे में बताने को कहा जाता है। वो कहता है मुझे जापान में दुश्मन की तरह देखा जा रहा है, लेकिन यकीन मानिए हमारी क्वीन समझदार हैं और हमारा मुल्क आपका दोस्त बनना चाहेगा, ना कि दुश्मन। वो जमीन पर नक्शा खींचकर तोरनागा को यूरोप और जापान के बीच का फासला दिखाता है। वो बताता है कि कैसे मैजेलन पास से होते हुए वो यहाँ पहुंचा, जिसे पोर्टुगल और स्पेन ने सीक्रेट रखा हुआ था। वो बताता है ये रास्ता हमारे लिए सेफ था, वरना हमें मकाऊ से होकर आना पड़ता। हमारे पास ये खबर थी कि मकाऊ में एक पोर्टुगीज बेस है जहां जापान के लड़ाकों को रिक्रूट करके रखा गया है। उन्हें रोनिन कहते हैं। जॉन ये भी बताता है कि कुछ साल पहले किंग टाइको के खिलाफ हुई बगावत के वक्त इन लड़ाकों को हायर किया गया था। ये सब सुनकर तोरनागा थोड़े हैरान और परेशान नजर आते हैं। जॉन के हिसाब से पोर्टुगल और स्पेन के बीच एक समझौता हुआ है जिसके तहत उन्हें जो भी ऐसी धरती मिलेगी जहां क्रिश्चियन रूल नहीं चल रहा, उसे ये दोनों आपस में बांट लेंगे और इसी समझौते के तहत पूरे जापान को पोर्टुगल अपनी टेरिटरी मानता है। जॉन बताता है ये सब पोर्टुगल के लीगल डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है। पोर्टुगल और स्पेन के राजा के पास ये राइट है कि उन्हें जो भी नॉन कैथोलिक इलाका मिलेगा उस पर वो अपना क्लेम कर सकते हैं और उनका मकसद है ऐसी जगहों पर कैथोलिक रूल एस्टैब्लिश करना। जॉन से पूछा जाता है उसका यहाँ आने का क्या मकसद है, जिसके जवाब में वो कहता है हमारे कॉमन एनिमी को मिटाना। तोरनागा उसे सलाह देते हैं जापान में पोर्टुगीज के खिलाफ जंग करने की चाहत छोड़ दो, अकेले पड़ जाओगे। हालांकि जॉन को भरोसा है अगर ये जंग हुई तो वो हारेगा नहीं। तोरनागा शायद उससे खुश हैं, इसीलिए महल में ही उसके रहने का इंतजाम करने को कहते हैं। आगे हमें यह भी पता चलता है कि तोरनागा ने अपने क्वार्टर में उसके रुकने का इंतजाम करवाया है और खुद उस क्वार्टर में रुके हैं जहां जॉन को रुकना था। कमरे में पहुंचने के बाद जॉन और मरिको के बीच थोड़ी नोकझोंक होती है। मरिको कैथोलिक है, जॉन प्रोटेस्टेंट है और फादर मार्टिन ने मरिको के मन में जॉन के लिए शक पैदा कर दिया है। शायद ये नोकझोंक उसी का नतीजा है। जॉन मरिको से कहता है मुझे मालूम है तुम उन प्रीस्ट्स की बहुत इज्जत करती हो, लेकिन मेरी सलाह यह है कि उनके मंसूबों को समझने की कोशिश करो। उसे राजमहल की पॉलिटिक्स भी समझ में आ गई है, इसीलिए वो कहता है तुम्हारे लॉर्ड की जान खतरे में है और मेरे पास एक जहाज है। बेसिकली उसके कहने का मतलब ये है कि वो यहाँ से भाग सकते हैं। इस पर मरिको थोड़ा भड़क जाती है। वो कहती है मेरी सलाह है जितना पूछा जाए उतना ही बोलो। अगले सीन में फादर मार्टिन लॉर्ड तोरनागा से ब्लैक शिप के परमिट पर मोहर लगवाने के लिए आए हुए हैं, मगर लॉर्ड तोरनागा ने अपना इरादा बदल लिया है। वो फादर मार्टिन से कहते हैं
तुम्हारे मुल्क को हमसे जितना फायदा मिल रहा है उतना फायदा हमें तुम्हारे मुल्क से नहीं मिल रहा, और तुम लोगों के बारे में जितनी बातें हमें नहीं पता उससे ज्यादा उस बारबेरियन को पता है। सुनने में आया है कि तुम हमारे रीजन में सीक्रेट बेस बना रहे हो। जब तक उन ठिकानों के बारे में पता नहीं चल जाता तब तक तुम्हारी ब्लैक शिप को परमिशन नहीं मिलेगी। फादर मार्टिन को देखकर लग रहा है जैसे उनकी पोल खुल चुकी है। लॉर्ड कियामा और फादर डेलेक्वा के बीच इस बारे में बात हो रही है कि तोरानागा ने ब्लैक शिप के डिपार्चर पर रोक लगा दी है। फादर डेलेक्वा झल्लाकर कहते हैं, उस काफिर में इतनी भी तमीज नहीं है कि हमें धीरे धीरे बर्बाद करे, एक ही बार में सब कुछ बता दिया। कियामा कहता है, चिंता मत करिए फादर, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। एपिसोड के फाइनल सीन में हमें पता चलता है आखिर कियामा ने क्या इंतजाम किया है। मेड के भेस में एक किलर को राजमहल में भेजा गया है। वो कई लोगों का काम तमाम करके जॉन के कमरे में पहुंचती है, लेकिन तोरानागा ने जॉन को अपने कमरे में ठहराया था और खुद जॉन के कमरे में रुके थे। उन्हें पहले से पता था कि जॉन को मरवाने की कोशिश की जाएगी। उस किलर की बदकिस्मती थी कि उसका सामना जॉन से होने की बजाय तोरानागा से हुआ और उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। तोरानागा का बेटा ये सब देखकर भड़क जाता है। वो कहता है, इशिदो पागल हो गया है, ये ऐलाने जंग है। तोरानागा उसे चुप करवाते हैं। वो कहते हैं, ये इशिदो का काम नहीं है, ये असैसिन मुझे मारने नहीं बल्कि अंजिन को मारने आई थी। जॉन ये सब देखकर शॉक्ड है और यहीं खत्म हो जाता है ये एपिसोड। ओके, सो इस एपिसोड का नाम था सर्वेंट ऑफ टू मास्टर्स। थंबनेल देखकर शायद आप समझ गए होंगे कि इसका क्या मतलब है। शो में आपको ऐसे कई किरदार मिलेंगे जिनकी वफादारी एक नहीं दो जगहों पर है, जैसे लॉर्ड याबुशिगे जो वैसे तो लॉर्ड तोरानागा को सर्व करते हैं लेकिन पीठ पीछे लॉर्ड इशिदो के लिए भी काम कर रहे हैं। लेडी मरिको जो लॉर्ड तोरानागा को भी सर्व करती हैं और अपने कैथोलिक प्रीस्ट्स की बातों को भी तवज्जो देती हैं। फादर मार्टिन जो कैथोलिक मिशन के लिए भी काम करते हैं और जापान को रूल कर रहे काउंसिल को भी सर्व करते हैं। लॉर्ड कियामा जो एक तरफ तो काउंसिल का रीजेंट होने के नाते जापान की राजगद्दी को सर्व कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जेजुइट से भी मिले हुए हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू, बाय।